हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी डाउट होती है और जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी सूचना पीडीएफ और पेपर कटिंग होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसमें लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको अपने तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को जांचने और परखने का अवसर मिलता है और फिर टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है जिसमें पीटी और मेंस के प्रश्नों को आप किस प्रकार हल करें, इसके बारे में आपको बताया जाता है। फिर इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ चैट करके, डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। तीसरा, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसमें आपको यूपीएससी के पीटी और मेंस का जो सिलेबस है एक निर्धारित समय में करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और फिर अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी में शामिल लगभग सभी ऑप्शनल पेपर की क्लासेस शुरू की गई है, जिसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पेपर का ऑप्शनल पेपर लेता हूं। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। अब अनअकैडमी का यदि आप जीएस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो जीएस का सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार का है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन फीस 72,000 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, तब 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जीएस का लेना चाहते हैं तो जीएस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 69,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तब 12 मंथ के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्राप्त क्या क्या होता है, तो डेली लाइव क्लास, डेली टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक प्रॉपर मार्गदर्शक तो होना चाहिए जो आपको सही मार्ग दिखाए, प्रिपरेशन के सही मार्ग पर ले चले और आपके द्वारा लिखे गए कंटेंट को वो चेक करके बताए कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड यहाँ भी यूज करेंगे शंकर वाईटी तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 12 मंथ के जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है ये 24,750 में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी के 1 वर्ष या 2 वर्षों का जीएस का प्लस कोर्स का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तथा ऑप्शनल पेपर का 1 या 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन ले, मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें
आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फिर आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ पाएंगे, जिसमें मैं आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा। तो आइए एक बार फिर से सभी का मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और जिसमें हम लोग प्रांतीय राज्य पर क्लास करें, उसमें सभी का स्वागत है। और अभी तक प्रांतीय राज्य में यह तीसरा लेक्चर है और अभी तक हम लोग इसमें कौन कौन राज्य कवर कर चुके हैं, तो कश्मीर कवर कर चुके हैं, मेवाड़ कवर कर चुके हैं, गुजरात कवर कर चुके हैं, मालवा, जौनपुर, बंगाल, गजपति, बहमनी को भी कवर कर चुके हैं और आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य को कवर करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बहमनी और विजयनगर के बीच जो संघर्ष था, वो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बता दिया था कि इस संघर्ष का कारण क्या था और बड़े ही कॉन्सेप्चुअल ढंग से और मेंटल मैप के माध्यम से मैंने एनालाइज करके आपको बताया था। तो आज हम लोग विजयनगर के शासन काल, विजयनगर शासकों के शासन काल में जो कुछ साम्राज्य विस्तार की उपलब्धियां रही थी वो चर्चा करेंगे। फिर विजयनगर का प्रशासन जो है उस पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगले वीडियो में और इसी वीडियो में आपके लिए विजयनगर काल का जो आर्ट एंड कल्चर सब है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जिस टॉपिक को एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक हम लोग ले जा रहे हैं, तो इसमें पुर्तगाली वाला भी एक सेक्शन है इसी टॉपिक में, तो हम फिर पुर्तगालियों के बारे में भी इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विजयनगर के समय में चलेंगे और विजयनगर राज्य जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा था, तो हम लोग चलते हैं विजयनगर में। और विजयनगर जो शासन है, तो इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में सबसे पहले हम एक फॉर्मेटिंग बना लेते हैं और उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विजयनगर शासन काल के बारे में हमारे पास जानकारी का स्रोत क्या है, विजयनगर के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का हमारे पास स्रोत क्या है। तो विजयनगर शासन के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने का जो स्रोत है वह पुरातात्विक स्रोत भी है, वह जो है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ हमारे पास इस साम्राज्य के बारे में साहित्यिक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत के साथ साथ जो है हमारे पास विजयनगर साम्राज्य को जानने के बारे में विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध है विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानने का। तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में सबसे पहले तो कर्नाटक में एक हम्पी नामक स्थान है, सभी को पता होगा। हम्पी नामक स्थान से हमें विजयनगर साम्राज्य के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर ये विजयनगर साम्राज्य था। और कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि कहाँ से विजयनगर साम्राज्य के उपस्थिति के हमें प्रमाण मिलते हैं, तो हम्पी से मिले हैं एक। दूसरा, यह हम्पी जो था, यह विजयनगर साम्राज्य जो था, यह बेसिकली तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित था, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। और जो पुरातात्विक स्रोत है हमारे पास, इसमें भवन स्मारक भी आता है। तो हम्पी से तो विजयनगर शासकों के ध्वंसावशेष के प्रमाण मिले, उनके जो राजप्रसाद होते थे उससे। लेकिन विजयनगर शासन काल में जो कई मंदिर बने, वो मंदिर आज भी उपस्थित हैं और वो मंदिर हमारे जानकारी का एक स्रोत है। तो इसमें जो एक है इसमें हम्पी का मंदिर है, हम्पी का मंदिर है एक, ये याद रखेंगे, जिससे हम जानते हैं कि विजयनगर शासन काल में ये बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पर हजारा का मंदिर है, हजारा का मंदिर, ये भी विजयनगर शासन काल में बना हुआ है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विट्ठल स्वामी का मंदिर है। तो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वह भी इसके बारे में हमें जानकारी देता है कि ये विजयनगर कालीन है। और फिर तारपत्री का मंदिर है जो विजयनगर के शासन काल बना है, तारपत्री का मंदिर जो विजयनगर के शासन काल में बना हुआ है। ये जो भवन स्मारक हैं विजयनगर कालीन, ये भी हमें विजयनगर के बारे में जानकारी स्रोत हैं। और साथ ही विजयनगर शासकों के द्वारा कुछ अभिलेख भी प्रचलित किए गए, तो उन अभिलेखों से भी हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक भवन और स्मारक जो वो है हम्पी से जिसका प्रमाण मिला है, दूसरा जो मंदिर कई सारे आज भी उपलब्ध है उससे हमें जानकारी मिलती है,
और विजयनगर शासकों के द्वारा जो अभिलेख चलाए गए उससे भी हमें इनके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में विजयनगर के शासन के बारे में या विजयनगर के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इसमें कृष्णदेव राय की जो रचना है उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो कृष्णदेव राय की जो रचना है इसमें एक है उनका रचना जिनको हम लोग कहते हैं अमुक्त माल्यदा। ये जो अमुक्त माल्यदा है ये विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना है। और इसी तरह से इनकी रचना एक और है जिसको हम लोग कहते हैं जाम्बवती कल्याणम। ये जो जाम्बवती कल्याणम है ये भी कृष्णदेव राय की रचना है। इनसे हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरीके से एक तिरुबालंबा की रचना है तिरुबालंबा। और तिरुबालंबा की जो रचना है जिसका नाम है वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय भी इसमें हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में वरदाम्बिका परिणय के से हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये तिरुबालंबा की रचना है इसको वरदाम्बिका परिणय कहते हैं। और इसी तरीके से एक गंग या गंगा देवी की रचना है, गंग देवी कहते हैं या गंगा देवी की रचना जिसको हम लोग कहते हैं मधुरा विजयम नामक इन्होंने पुस्तक की रचना की, मधुरा विजयम। तो इस मधुरा विजयम नामक पुस्तक के माध्यम से भी हमें कृष्णदेव इसके बारे में खासकर संगम वंश जो था इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये जो साहित्यिक स्रोत हैं कृष्णदेव राय की रचना, तिरुबालंबा की रचना, गंगा देवी की रचना और खासकर कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के जो अष्ट दिग्गज रहते थे उनकी जो रचनाएं उपलब्ध है उससे भी हमें विजयनगर के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी का स्रोत है, इस समय आए कई सारे विदेशी यात्री जिन्होंने विजयनगर के बारे में महत्वपूर्ण वृत्तांत छोड़े हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाले एक विदेशी थे जिनको हम लोग कहते हैं निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी से हमें विजयनगर के वृत्तांत पर इन्होंने बहुत सारा लिखा है। निकोलो कोंटी के बारे में निकोलो कोंटी से मिलता है। दूसरा विजयनगर के शासन काल में अब्दुर रज्जाक नामक एक फारसी यात्री आए थे, इनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर ड्वार्ट बारबोसा से हमें विजयनगर के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर डोमिंगो पेज के वर्णन से हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर नुनीज के वर्णन से हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो निकोलो कॉन्टी है, अब्दुल रज्जाक का वृत्तांत है, ड्वार्ट बारबोसा का वृत्तांत है, पेज का वृत्तांत है और नुनीज का वृत्तांत है, जिनसे हमें विजयनगर की समृद्धि, वहां के राजप्रसाद, वहां के आर्थिक, वहां के सामाजिक जीवन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से पीटी में कई सारे फैक्ट आते हैं जिनको आपको याद रखना है, खासकर हम्पी के बारे में, किस नदी के किनारे था ये, मंदिर शब्द के बारे में पूछा जाता है। फिर साहित्यिक स्रोत जो मैंने आपको बताया इसके बारे में पूछा जाता है, जो कृष्णदेव राय की दोनों रचना है वो, इस पर आगे भी चर्चा होगी। तिरुबालंबा की जो वरदाम्बिका परिणय उससे जानकारी मिलती है। और गंगा देवी की जो मधुरा विजयम है इसमें मधुरा के विजय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इस तरीके से इन जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत है इनसे भी हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो विजयनगर शासन काल में हमें इस विजयनगर जो हमने पहले भी लोकेशन के बारे में बता दिया था, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से लोकेशन पर चर्चा करने की कोई जरूरत है। ये जो एरिया हो जाएगा ये विजयनगर बिल्कुल तमिलनाडु और सुदूर दक्षिण का जो एरिया था ये विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र था, जो आपको पहले बता चुका हूँ बहमनी विजयनगर संघर्ष में। तो विजयनगर साम्राज्य में जो शासन करने वाले वंश थे उसके बारे में एक बार हम लोग देख देखते हैं। शासन करने वाले वंश, और शासन करने वाले वंश को देख लेंगे तब हम लोग क्या है कि जो इस विजयनगर में शासन करने वाले प्रमुख शासक हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो विजयनगर पर शासन करने वाला जो पहला वंश है यह कौन सा है? संगम वंश है। और जाहिर सी बात है विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश है। और इस वंश की स्थापना जो है हरिहर
और बुक्का नामक दो भाई के द्वारा किया गया था। इसके स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हरिहर और बुक्का नामक। दूसरा जो विजयनगर में शासन करता है वो है शुलूब वंश। शुलूब वंश कहते हैं। तो शुलूब वंश का जो संस्थापक है वह नरसिंह शुलूब था। नरसिंह शुलूब था जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। फिर तीसरा वंश आता है जिसको हम लोग तुलुब वंश कहते हैं। तो तुलुब वंश का जो संस्थापक था वह वीर नरसिंह या नरसिंह तुलुब कहेंगे, नरसिंह तुलुब कहेंगे, या इसी को हम लोग वीर नरसिंह के नाम से जानते हैं जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। और इतिहास प्रसिद्ध कृष्णदेव राय जो थे इसी वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय इसी वंश से संबंधित थे। और तुलुब वंश के बाद जो अंतिम वंश विजयनगर में आता है उसको हम लोग कहते हैं आरवीडू वंश। और आरवीडू वंश है, और आरवीडू वंश का जो संस्थापक था ये तिरुमल या तिरुमाल को माना जाता है आरवीडू वंश का संस्थापक। तो इस तरीके से चार वंश शासन करते हैं, और कभी कभी इस वंश को क्रम में देने के लिए आता है, जिसको आप याद रखेंगे कि सबसे पहले संगम वंश, फिर शुलूब वंश, फिर तुलुब वंश, फिर आरवीडू वंश का शासनकाल आता है। और कभी कभी कृष्णदेव राय के बारे में पूछ दिया जाता है कि ये किस वंश से संबंधित शासक थे, तो तुलुब वंश से थे, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इस चार वंश है तो जाहिर सी बात है कि चार वंश में कई सारे शासक हुए होंगे, और हर एक शासक के बारे में बहुत सारा जानकारी है भी नहीं। इसलिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो प्रमुख शासक है और उनके शासन काल में जो प्रमुख घटनाएं हुई है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आपने एक स्रोत के बारे में जान लिया, और स्रोत में एक चीज आप और ऐड कर लेंगे। बाबर की जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने भारत के 5 राज्यों का जिक्र किया है, और उस 5 राज्य में उन्होंने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है। तो बहुत तो उसमें वर्णन नहीं है, लेकिन उसमें कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है, अर्थात विजयनगर के शासकों का वर्णन है उसमें कृष्णदेव राय का। तो बाबर की आत्मकथा जो है वह भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी का एक स्रोत हो जाएगा, जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। अब क्या है कि इस वंश के बारे में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, और फिर किस तरीके से यह आगे बढ़ता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई है बेसिकली इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जैसे इसके पहले वंश का नाम आता है, जैसे मैंने बताया अभी कि वह पहला वंश कौन था, संगम वंश था। और संगम वंश का जो संस्थापक था, तो चूंकि हरिहर और बुक्का थे, तो विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक हो जाएगा वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई के द्वारा की गई थी। और संगम हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था, इसलिए इसको संगम वंश भी कहा जाता है। और इस राजवंश यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तब हुई थी जब दिल्ली में एमबीटी का शासन काल था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। ये मैंने आपको बताया था। ये जो हरिहर और बुक्का है, ये दोनों भाई पहले क्या था कि एक तरीके से पहले ये काकतीय राज्य जो था दक्षिण भारत में, काकतीय राज्य में एक तरीके से काकतीय राज्य के सामंत थे। काकतीय राज्य के सामंत थे। ये भी याद रखने की जरूरत है कि ये काकतीय राज्य के पूछा जा सकता है कि कहाँ के सामंत थे, तो काकतीय राज्य के सामंत थे। और काकतीय राज्य के सामंत के बाद ये काम्पिली के काम्पली के शासक के यहाँ आ चुके थे। काम्पली के शासक के यहाँ आकर मंत्री के पद पर विराजमान थे। काम्पली के शासक यहाँ मंत्री के पद पर विराजमान थे। और जब यहाँ पर विद्रोह होता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, बेसिकली क्या होता है कि विद्रोह दूसरे जगह होता है। एक मुस्लिम विद्रोही को शरण देने के कारण, एक मुस्लिम विद्रोही को एक मुस्लिम विद्रोही को क्या होता है कि काम्पली राज्य में शरण दिया जाता है। और मुस्लिम विद्रोही को शरण दिया जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि एमबीटी के द्वारा काम्पली पर आक्रमण होता है।
और काम्पली पर आक्रमण के दौरान क्या होता है कि इन दोनों भाइयों को यानी हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद इन दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दिया जाता है। इस्लाम धर्म में दीक्षित कर लिया जाता है और इस्लाम धर्म में दीक्षित करने के बाद फिर इन दोनों भाइयों को यहाँ पर विद्रोह का नियंत्रण करने के लिए रखा जाता है। विद्रोह पर कंट्रोल करने के लिए, विद्रोह पर नियंत्रण निगरानी रखने के लिए यहाँ पर एमबीटी के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। तो काम्पली राज्य के द्वारा एक मुस्लिम विद्रोही को शरण दी जाती है, जिसके कारण एमबीटी का काम्पली पर आक्रमण होता है। उसी काम्पली पर आक्रमण के चूंकि मंत्री थे तो प्रतिकार क्या हुआ, बंदी बनाए गए, इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दिया गया, फिर यहीं पर विद्रोह को दबाने के लिए रखा गया। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि जब ये यहाँ पर रहते हैं तो ये दोनों भाई जो है तो संत विद्यारण्य के संपर्क में आते हैं, संत विद्यारण्य के संपर्क में आते हैं और संत विद्यारण्य के संपर्क में आने के बाद फिर से ये क्या होते हैं, हिंदू धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और हिंदू धर्म में दीक्षित होने के बाद इन्होंने वहां पर एक नगर, एक साम्राज्य की स्थापना की जिसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो ये इस राज्य के स्थापित होने का इतिहास है और जाहिर सी बात है कि इस तरीके से आगे बढ़ा है तो कुछ संगम वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम लोग को जानना होगा और धीरे धीरे हम लोग जो है सो आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इस विजयनगर साम्राज्य में जो प्रमुख संगम वंश के शासक हुए और संगम वंश के समय में जो हमें दिखाई देता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संगम वंश, और संगम वंश का संस्थापक तो दोनों भाई हो ही गए, साथ ही इस वंश में जो प्रमुख शासक है उसमें सबसे पहले शासक हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं हरिहर प्रथम का शासन काल आता है एक ये। फिर इसमें जो बुक्का प्रथम है तो बुक्का हरिहर और बुक्का बुक्का प्रथम का शासन काल आता है। फिर इसके बाद जो है हरिहर एक प्रमुख शासक के रूप में हरिहर द्वितीय का शासन काल आता है। फिर हरिहर द्वितीय के शासन काल के बाद एक प्रमुख शासक के रूप में देवराय प्रथम का शासन काल आता है और देवराय प्रथम के शासन काल के बाद एक प्रमुख शासक के रूप में देवराय द्वितीय का शासन काल आता है। ये जो संगम वंश के शासक हैं इनके बारे में जानने की जरूरत है क्योंकि इनसे प्रश्न भी आता है और पूछा भी जाता है। हो सकता है कि इस बीच में और छोटे मोटे शासक हुए हों लेकिन उनके बारे में हमें कोई खास जानकारी मिलती नहीं है, इसलिए जो है ना हम उनके बारे में आपको जिक्र भी नहीं करूंगा मैं। यहीं से प्रश्न भी आता है और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हरिहर प्रथम के बारे में। तो हरिहर प्रथम के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अपने संक्षिप्त काल के शासन काल में हरिहर प्रथम के द्वारा होयसल राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है। इनके समय में होयसल राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है, एक तरीके से याद रखेंगे। और इस समय जो विजयनगर साम्राज्य है बेसिकली वो एक तरीके से क्या है, सहकारी राज्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। सहकारी राज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, सहकारी राज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व। ये जो सहकारी राज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है इसका अर्थ ये होता है कि जो हरिहर प्रथम के द्वारा सैनिक अभियान किए गए उसमें हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के अतिरिक्त जो अन्य भाई थे उन्होंने भी सहयोग किया था। और दूसरा, छोटे छोटे प्रांतों में इन लोगों ने अपने हरिहर और बुक्का के शासन में भी सहयोग किया था। तो इसलिए हरिहर और बुक्का के समय और खासकर हरिहर प्रथम के समय जो विजयनगर साम्राज्य का नेचर था उसको हम लोग सहकारी राज्य व्यवस्था का नेचर कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है बुक्का प्रथम शासक बनते हैं और बुक्का प्रथम जब शासक बनता है तो इसके बारे में पहला पॉइंट याद रखना है कि इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की टाइटिल एज्यूम की, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि। तो एक ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूछा जाता है कि किस विजयनगर के शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की।
वो। दूसरा, बुक्का प्रथम के समय में मदुरई क्षेत्र को जीता जाता है, मदुरई की विजय की जाती है और मदुरई को जीत करके विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो दूसरा ये याद रखेंगे। फिर तीसरा, इसके समय में क्या होता है कि जो तुंगभद्रा दोआब है, तुंगभद्रा यानी तुंग और भद्रा नदी के बीच का तुंगभद्रा दोआब के बीच में अवस्थित एक मुडकल, तुंगभद्रा दोआब के बीच में अवस्थित एक मुडकल के किले पर अभियान होता है। मुडकल के किले पर ये अभियान करता है और मुडकल के किले पर जो अभियान करता है, तो इस अभियान में क्या होता है कि इसका संघर्ष बहमनी साम्राज्य से होता है, जिसके बारे में आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो मुडकल के किले पर जो तुंगभद्रा दोआब में था, इसका संघर्ष बहमनी साम्राज्य से होता है और इसी मुडकल पर अभियान के क्रम में दोनों दोनों साम्राज्य के द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था युद्ध में। दोनों साम्राज्य के द्वारा पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था यहाँ पर, पहली बार तोप का प्रयोग। तो ये फैक्ट के रूप में पूछ सकता है कि किस युद्ध में और किसके समय में दक्षिण भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ। तो बुक्का प्रथम के समय हुआ था, ये याद रखेंगे। किस अभियान में हुआ था, तो मुडकल के किले पर जब इन्होंने अभियान किया था, तब बहमनी साम्राज्य से टक्कर होती है, दोनों के द्वारा तोपों का प्रयोग होता है। लेकिन इस युद्ध का जो निर्णय होता है वह बहमनी के पक्ष में जाता है, बहमनी के पक्ष में। और बहमनी के पक्ष में जो यह निर्णय जाता है, इसका मूल कारण था कि बहमनी शासकों के पास जो तोप खाना था वो बेहतर तोप खाना था और साथ ही इनके पास जो घुड़सवार सेना थी वह घुड़सवार सेना श्रेष्ठ थी। तो तोप की सर्वश्रेष्ठता और घुड़सवार सेना की सर्वश्रेष्ठता के कारण क्या हुआ कि इस अभियान में इसकी विजय होती है, ये याद रखेंगे। तो ये इसके समय में महत्वपूर्ण। तीसरा जो इस वंश का शासक है, जिसको हम लोग हरिहर द्वितीय कहते हैं, तो हरिहर द्वितीय के शासन काल की जो महत्वपूर्ण घटना है, हरिहर द्वितीय के द्वारा पूर्वी समुद्र तट के डेल्टा क्षेत्र की ओर साम्राज्य, पूर्वी समुद्र तट की डेल्टा क्षेत्र की ओर साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया जाता है। डेल्टा क्षेत्र की ओर साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया जाता है, साम्राज्य विस्तार का प्रयास। तो पूर्वी क्षेत्र की डेल्टा की ओर प्रयास किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कृष्णा नदी, इसकी सहायक के रूप में ये तुंगभद्रा है, यहाँ पर गोदावरी नदी है। तो पूर्वी तट का डेल्टा, ये जो गोदावरी और कृष्णा का क्षेत्र था, डेल्टा का क्षेत्र, जहाँ पर रेड्डी शासक होते थे, इन क्षेत्रों की ओर हरिहर द्वितीय के द्वारा साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई जाती है, इन क्षेत्रों की ओर बनाई जाती है। फिर इसके बारे में यह भी वर्णन है कि इसने उत्तरी श्रीलंका तक अभियान किया था, उत्तरी श्रीलंका तक अभियान किया था, उत्तरी श्रीलंका तक। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक श्रीलंका टॉप तक लट्टू हो जाएगा और उत्तरी श्रीलंका ये हो जाएगा कि इन्होंने श्रीलंका तक भी अभियान किया था, इसके बारे में है। तीसरा जो इसके बारे में वर्णन है कि हरिहर द्वितीय ने बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लिया था। बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा छीन लिया, बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा प्राप्त किया। और जाहिर सी बात है कि उस समय गोवा जो था ना, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कल भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि क्या इसका महत्व था, और गोवा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसमें विदेश व्यापार की भी संभावना थी, इराक ईरान से होता था, और जो पश्चिम मध्य एशिया से उच्च किस्म के घोड़े आते थे वो इसी बंदरगाह से आता था। और तीव्र घुड़सवारों का मध्यकालीन युद्ध प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और अभी आपने देखा है कि बहमनी के शासकों ने इस घुड़सवार सेना की बदौलत ही बुक्का प्रथम के समय में विजयनगर को पराजित किया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। और इसने जो पूर्वी समुद्र तट के डेल्टा की ओर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक रेड्डी शासक वंश होता था
तो रेड्डी शासक वंश की ओर इसने विस्तार की नीति अपनाई, हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा सफलता इसको मिली नहीं। और फिर गोदावरी कृष्णा डेल्टा में जो वारंगल का क्षेत्र था शासक का, तो वारंगल क्षेत्र की ओर भी इसने अपने राज्य विस्तार का प्रयास किया था। हरिहर द्वितीय और देवराय प्रथम के बाद जो है, देवराय प्रथम के बीच में कुछ समय तक हमें उथल पुथल दिखाई देती है, और कुछ समय तक जो है ना, ये छोटे छोटे राज्य के आने का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन जिसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो अगला जो है देवराय प्रथम शासक बनता है, और देवराय प्रथम के बारे में जो हमें जानकारी लेना है वो आप ध्यान से देखिए। अब जो अगला हो जाएगा वो हो जाएगा देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम जो इस वंश के शासक हो जाएंगे, महत्वपूर्ण शासकों में, इसके समय में जो प्रमुख घटनाएं घटी है, इसके समय में एक बार फिर से तुंगभद्रा दोआब को लेकर, तुंगभद्रा दोआब को लेकर बहमनी के साथ संघर्ष होता है, और बड़े संघर्ष होता है। तुंगभद्रा दोआब को लेकर बहमनी के साथ संघर्ष लेकर बहमनी के साथ संघर्ष होता है, बहमनी के साथ संघर्ष होता है। और बहमनी के साथ जो संघर्ष होता है, तो इस संघर्ष में क्या होता है कि दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि देवराय की पराजय होती है, देवराय की यानी देवराय प्रथम की पराजय होती है बहमनी के साथ संघर्ष में। और पराजय के बाद क्या होता है कि देवराय प्रथम द्वारा विवाह अपनी पुत्री का विवाह बहमनी शासक से कराया जाता है, बहमनी शासक से करना पड़ता है। और साथ ही चौथा पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे कि दहेज के बदले में इसने दोआब क्षेत्र यानी जो तुंगभद्रा दोआब को लेकर जिसको लेकर युद्ध हुआ था, दहेज के क्षेत्र में इस दोआब में अवस्थित बांकापुर का एक किला था, बांकापुर का किला जो है सो इसको देना पड़ा था। तो 4 पॉइंट, तो पहला ये याद रखेंगे कि देवराय के समय में जो तुंगभद्रा दोआब को लेकर पहले भी संघर्ष हुआ था, अभी भी संघर्ष, और इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर नरसंहार होता है, और फिर एक तरीके से बहमनी शासक के द्वारा इनकी पराजय होती है। पराजय के बाद देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह बहमनी के शासक से करता है, और फिर दहेज के रूप में बांकापुर का जिला देता है। हालांकि राजनीतिक विवाह जो है, या इस तरीके से राजनीतिक विवाह दक्षिण भारत के इतिहास में कोई पहला विवाह नहीं था। इससे पहले भी क्या हुआ था, गोंडवाना का जो क्षेत्र है, गोंडवाना के खैरला शासक, जो पहले भी जिक्र किया होगा, गोंडवाना के खैरला शासक के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहमनी शासक फिरोज शाह, जिसके बारे में आपको बताया है, बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी के साथ फिरोज शाह बहमनी के साथ अपनी बेटी का विवाह किया गया था। फिरोज शाह बहमनी के साथ खैरला के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो इस तरीके से शांति स्थापित करने के लिए पहले भी दक्षिण भारत में इस प्रकार के राजनीतिक विवाह हुए हैं, और यहाँ भी हमें दिखाई देता है। लेकिन देवराय प्रथम जो है, इसके बाद भी बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष ये रुकता नहीं है, और बहमनी के साथ देवराय प्रथम के समय एक बार फिर से युद्ध होता है। बहमनी के साथ देवराय प्रथम के समय क्या होता है, दूसरी बार भी युद्ध होता है, यानी विवाह, शांति, समझौता, दहेज सब देने के बाद भी क्या होता है कि दूसरी बार युद्ध होता है। लेकिन इस बार देवराय प्रथम क्या करता है, युद्ध करने से पहले वारंगल के शासक के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लेता है। वारंगल शासक के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लेता है, मित्रवत संबंध बना लेता है। और इस मित्रवत संबंध बनाने का उद्देश्य ही होता है कि बहमनी का ये साथ ना दे और हमारे पक्ष में रहे। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो दूसरी बार युद्ध होता है, इसमें देवराय प्रथम के द्वारा बहमनी को पराजित किया जाता है, और बहमनी को पराजित करने के बाद उसके जो कृष्णा दोआब के क्षेत्र में कई सारे क्षेत्र अवस्थित थे, जो रेड्डी वंश का क्षेत्र था, इन वंश के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। तो दूसरी बार भी देवराय के समय में युद्ध होता है प्रथम के समय में,
लेकिन इसमें क्या करता है कि वारंगल शासक के साथ पहले एक मैत्री संबंध कर लेता है, तब संघर्ष, और इस संघर्ष में बहमनी की पराजय होती है। पराजय के बाद उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और कुछ रेड्डी क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लेता है। ये तो देवराय प्रथम के समय का हो गया। लेकिन देवराय प्रथम के समय में विजयनगर का इतिहास न केवल युद्धों का इतिहास है, बल्कि विजयनगर का इतिहास जो है वो रचनात्मक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। देवराय प्रथम के समय में रचनात्मक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। रचनात्मक कार्यों के लिए क्या जाना जाता है? तो इसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर यहाँ से सिंचाई के लिए नहर निकाला था। सिंचाई के लिए नहर निकाला था। इसका अर्थ है कि इसने कृषि विस्तार की ओर भी ध्यान दिया था और इसी तरीके से इसने सिंचाई के विस्तार के उद्देश्य से हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनाया था। हरिद्रा नदी पर बांध, और हरिद्रा नदी पर बांध बनाकर यहाँ से भी सिंचाई के लिए पानी का विस्तार किया था। और तो ये इसके समय में रचनात्मक कार्य हुए थे। और इसके समय की जो एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे हमें विजयनगर के बारे में जानकारी मिलती है वो यह है कि इटली का यात्री निकोलो कोंटी इन्हीं के समय विजयनगर की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है, ये तो पूरी तरीके से याद रखेंगे कि इनके समय में जो रचनात्मक कार्य हुए थे ये विजयनगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में भी आया हुआ है और स्टेट पीसीएस में भी। और दूसरा कि निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया था ये भी पूछा जाता है, और निकोलो कॉन्टी कहाँ का रहने वाला था ये भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। देवराय प्रथम के बाद जो महत्वपूर्ण शासक है विजयनगर के समय में, वो है जिसके बारे में हम लोग पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में जिक्र करेंगे, तो वो है देवराय द्वितीय। तो दूसरा जो प्रमुख शासक है देवराय द्वितीय, और देवराय द्वितीय जो है ये संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट यही रखेंगे, देवराय द्वितीय जो था संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक। ये संगम वंश का सबसे प्रतापी महान शासक की श्रेणी में शामिल है, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट कि इसने एक उपाधि धारण की थी जिसको हम लोग कहते हैं गज बेटकर। गज बेटकर की उपाधि धारण की थी जिसका अर्थ होता है हाथी का शिकार करने वाला। तो आप समझ सकते हैं इनकी शक्ति और प्रतिभा को। गज बेटकर की उपाधि धारण की थी, टाइटल एज्यूम किया था। तीसरा पॉइंट, इसने अपनी सेना को मजबूत करने पर ध्यान दिया। सबसे पहला काम इसने क्या किया कि सेना को मजबूत करने पर ध्यान दिया, और सेना को मजबूत करने पर ध्यान दिया। तो इसके तहत देवराय द्वितीय के द्वारा क्या क्या किया जाता है, तो सबसे पहला काम किया जाता है कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया जाता है। मुसलमानों को भर्ती किया जाता है, ठीक है, भर्ती किया गया। दूसरा, इसने अपनी सेना में तुर्की जो धनुर्धर सैनिक थे उनको भी भर्ती किया। तुर्की धनुर्धर सैनिक को भी इसने भर्ती किया था। तुर्की धनुर्धर सैनिक को भर्ती किया। और तीसरा, अपने अधिकारियों को इनसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की। अपने सेना को, अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। तो इस तरीके से इसने क्या किया, प्रशिक्षण की व्यवस्था की। तो सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ, यदि एग्जाम में यह प्रश्न आ जाता है कि किस विजयनगर के शासक ने सर्वप्रथम मुसलमानों को विजयनगर सेना में शामिल किया, तो ये हो जाएगा देवराय प्रथम। ये ध्यान में रखेंगे, देवराय प्रथम के समय में ही मुसलमानों को पहली बार विजयनगर के सैन्य व्यवस्था में शामिल किया गया था। लेकिन प्रश्न ये हो जाए कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों को विजयनगर सेना में किसने शामिल किया, तो देवराय द्वितीय हो जाएगा। और तुर्की धनुर्धर को बड़े पैमाने पर भी देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में शामिल किया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। और अपने सैनिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और धनुर्विद्या सिखाने पर बल देता है कि धनुर्विद्या आप इनसे सीखें।
इसके बाद क्या होता है कि देवराय द्वितीय के द्वारा, जो चौथा पॉइंट याद रखेंगे, इसके द्वारा भी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई जाती है। और इसके द्वारा जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो विजयनगर और बहमनी के बीच युद्ध का एक क्रीड़ा स्थल था, तो उस क्षेत्र में तुंग भद्रा दोआब पर ये कई क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। और तुंगभद्रा दोआब जो दोनों राजवंशों साम्राज्यों के बीच क्रीड़ा स्थल था, यहाँ पर यह आक्रमण करता है और फिर कई किले को जीतने का प्रयास करता है। जो मुडकल का किला था, जिसको लेकर पहले भी युद्ध हुआ था, मुडकल के लिए फिर बांकापुर जो दिया गया था देवराय प्रथम के समय में दहेज के लिए, दहेज के रूप में, इस पर ये आक्रमण करता है और उसको जीत भी लेता है। फिर इसकी वीरता और इसके विजय के बारे में नुनीज का वर्णन है, और नुनीज के ऊपर यदि हम विश्वास करें, जो विजयनगर शासन काल में आया था, तो नुनीज कहता है कि देवराय द्वितीय को क्विलोन के शासक, पहला देवराय द्वितीय को क्विलोन के शासक, दूसरा श्रीलंका के शासक, तीसरा पुलिकट के शासक, पुलिकट के शासक, तीसरा पेगु जो लोअर बर्मा हो जाएगा, पेगु के शासक, और तेनिस राम के शासक जो है देवराय द्वितीय को कर देते थे। नुनीज का वर्णन है कि यहाँ के सभी के शासक देवराय द्वितीय को कर अदा करते थे। तो इसका अर्थ है कि कोई शासक किसी दूसरे शासक को कर तो तभी अदा कर सकता है कि जब वो उसको पराजित किया हो, और पराजित करने के बाद फिर से उसको वापस कर दिया हो। तो इसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगती है। श्रीलंका तक अभियान को माना जा सकता है, क्विलोन तक पुलिकट जो था उसको मान, लेकिन पेगु जो लोअर म्यांमार का क्षेत्र हो जाएगा, जो तेनिस राम हो जाएगा, यहाँ पर इसके अभियान को इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। लेकिन यदि प्रश्न ये हो जाता है कि नुनीज के अनुसार कहाँ के शासक लोग देवराय द्वितीय को कर देते थे, तो सभी हो जाएगा, क्योंकि नुनीज के वर्णन में यह हमें मिलता है। तो क्विलोन हो जाएगा, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु और तेनिसराम के शासक जो है इसको कर देते थे। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये याद रखने की जरूरत है आपको कि देवराय द्वितीय के समय में ही ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक का भारत आगमन हुआ था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक का भारत आगमन हुआ था देवराय द्वितीय के समय। अभी आपने देखा है कि देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी का, जो इटली का यात्री था, और देवराय द्वितीय के समय में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक। यहाँ पर इस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि शासक एक के बाद एक आते जा रहा है, तो इन यात्रियों को कभी कभी एग्जाम में क्रम में देने के लिए भी देता है कि बताइए कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया। यदि आप शासक के हिसाब से याद रखेंगे तो आपको क्रम में सजाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान में रखेंगे। अब संगम वंश में देवराय द्वितीय के बाद भी शासक बनते, अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, लेकिन उसके बारे में कुछ खास जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो दूसरा राजवंश जो है इस विजयनगर साम्राज्य, वो कौन सा है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, वह है शालूब वंश है। तो शालूब वंश का जो संस्थापक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि नरसिंह शालूब था, या शालूब नरसिंह भी इसको बोलेंगे, शालूब नरसिंह भी था। लेकिन इस साम्राज्य का भी विजयनगर के इतिहास में बहुत लंबा समय शासन नहीं होता है, और कुछ दिन यानी कि इस राजवंश का भी शीघ्र पतन हो जाता है। और शीघ्र पतन होने के बाद हमें विजयनगर के इतिहास में तीसरे राजवंश की जानकारी मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तुलुब वंश कहते हैं। और तुलुब वंश के संस्थापक कौन थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसी वंश से संबंधित है इतिहास प्रसिद्ध विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। तो अब हम आपको कृष्णदेव राय के बारे में बताते हैं, और कृष्णदेव राय के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे, इनके बारे में मेंस में भी प्रश्न आ सकता है, पीटी में भी तो आता ही और मेंस में भी आता है। तो कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, ताकि पीटी का एरिया भी कवर हो जाए और मेंस का एरिया भी कृष्णदेव राय के संदर्भ में कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब कृष्णदेव राय का जो शासन काल है विजयनगर के इतिहास में,
वो 1509 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक है। यानी कि जिस समय उत्तर भारत में बाबर का, खासकर 1526 से 1530 बाबर का शासन है, ठीक उसी समय। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में तुजुक बाबरी में 5 जिन शासक का उल्लेख किया, जिस राज्य का उल्लेख किया, उसमें कृष्णदेव राय भी शामिल हैं। तो कृष्णदेव राय के जब राजा बनते हैं तो इनके समक्ष चुनौती क्या थी, ये हमें जानने की जरूरत है। चुनौती क्या थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक संक्रमण का स्थिति दिखाई देता है। देवराय द्वितीय के बाद भी छोटे छोटे शासक बनते हैं संगम वंश में, फिर एक छोटा सा और तुलु वंश बीच में जाता है, और फिर कृष्णदेव राय के वंश आते हैं। चुनौती क्या थी, फिर इस चुनौती का समाधान कैसे करता है, समाधान का प्रयास क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कृष्णदेव राय के बारे में, यह एक महान निर्माता के रूप में भी उभर कर सामने आते हैं। महान निर्माता, तो किस तरीके से ये महान निर्माता थे उसके बारे में जानेंगे। फिर ये विद्वान, और विद्वान खुद थे, यानी विद्वानों के संरक्षक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। यानी इनके समय में विजयनगर साम्राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। तो ये जो एरिया है ना, महान निर्माता, विद्वानों के संरक्षक, ये आपके मेंस के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब कृष्णदेव राय शासक बनते हैं विजयनगर के इतिहास में, तो इनके पास चुनौती क्या क्या थी, वो आप सबसे पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले इनको चुनौती मिल रही थी बहमनी शासक से, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि ये संघर्ष, और जब मैंने बहमनी शासक से, और जब मैंने आपको बहमनी विजयनगर के बीच संघर्ष के बारे में बताया था कि ये 150-200 वर्षों का संघर्ष का इतिहास है, कभी उसका पलड़ा भारी तो कभी इनका पलड़ा भारी। तो बहमनी शासक से इनको चुनौती मिल रही थी। दूसरा जो इनके पास चुनौती थी, वह उड़ीसा के गजपति वंश के गजपति वंश के शासक से चुनौती मिल रही थी, गजपति वंश से। तीसरा जो इनको चुनौती मिल रही थी, वह चुनौती मिल रही थी पुर्तगाली शक्ति से। पुर्तगाली भी यहाँ तक आ चुके थे, पुर्तगाली शक्ति से, और इसीलिए मैंने कहा था कि इस टॉपिक में आप उसके बारे में भी बताएंगे। और चौथा इनके सामने क्या था कि जो प्रशासन था उसको चुस्त दुरुस्त करना था, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना था, ये ध्यान में रखेंगे, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना था। ये इनके सामने चुनौती थी। तो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और नायकों की जो श्रृंखलता थी, उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कृष्णदेव राय के द्वारा क्या उपाय किया जाता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे जब प्रशासन में जाएंगे। लेकिन यहाँ जो ये समाधान के प्रयास करते हैं, तो वो ध्यान से देखिए। जैसे पहले भी आपको बताया था, एक मानचित्र पर थोड़ा सा इसको आप जान लीजिए तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि गंगा डेल्टा से लेके जो ये गोदावरी डेल्टा तक है, यहाँ पर उड़ीसा का गजपति राजवंश होता था। तो गजपति से चुनौती, इधर बहमनी से चुनौती, और पश्चिमी तट पर इस समय तक पुर्तगाली आ चुके थे, तो उनसे चुनौती। यानी कि इधर से भी चुनौती, इधर से भी चुनौती, और इधर से पुर्तगाली शक्ति की उनको चुनौती मिल रही थी। तो सबसे पहले कृष्णदेव राय के द्वारा क्या किया जाता है कि समस्या के समाधान के लिए सबसे पहला प्रयास किया जाता है कि ये गजपति शासक को पराजित करते हैं, उधर अभियान करते हैं, और जो गजपति शासक है, गजपति शासक को पराजित करते हैं, शासक को पराजित करते हैं। और इस पराजय के क्रम में क्या करते हैं कि कृष्णा नदी तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। कृष्णा नदी तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं, क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, इसके बाद ये क्या करते हैं कि इनको कहां से, तो गजपति वंश से जो था, वहां के शासक को पराजित किया, और उनके दक्षिण का जो राज्य का हिस्सा था उस पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरा, जो बहमनी साम्राज्य से इनको चुनौती मिल रही थी, तो तुंगभद्रा दोआब पर अधिकार को लेकर, जो पहले भी था, तुंगभद्रा दोआब पर अधिकार को लेकर संघर्ष की शुरुआत होती है। और तुंगभद्रा दोआब पर अधिकार को लेकर जो संघर्ष की शुरुआत होती है, तो इसके कारण, चूंकि उड़ीसा के शासक को हरा ही थे, तो इस संघर्ष से पहले क्या होता है
कि बीजापुर और उड़ीसा के शासक आपस में मैत्री संबंध बना लेते हैं। बीजापुर बहमनी के विघटन से बना था, आपको पता होगा। बीजापुर और उड़ीसा के शासक आपस में मैत्री संबंध बना लेते हैं, किसके खिलाफ? तो कृष्णदेव राय के खिलाफ, क्योंकि उड़ीसा को पराजित किया था और अब ये तुंगभद्रा द्वापर अभियान करने के लिए जा रहे थे। लेकिन इस संघर्ष में क्या होता है कि कृष्णदेव राय के द्वारा बीजापुर शासक को बुरी तरीके से ये पराजित करते हैं। बीजापुर शासक को बुरी तरीके से पराजित करते हैं और उसको कृष्णा नदी के ऊपर खदेड़ देते हैं। और पश्चिम में जो है ना, बीजापुर के शासक को पराजित करने के बाद पश्चिम में कृष्णदेव राय की सेना जो है वह बेलगांव तक पहुंच जाती है। बेलगांव तक पहुंच जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। और आगे चलकर विजय बहमनी साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न एक और जो था, जिसको हम लोग कहते हैं बीजापुर, अहमदनगर और कौन था? गोलकुंडा। तो आगे चलकर इनके द्वारा एक अन्य शासक गुलबर्गा के शासक को भी पराजित किया जाता है। गुलबर्गा के शासक को पराजित किया जाता है। गुलबर्गा के शासक को पराजित। तो इस तरीके से इनको जो दो तरफ से चुनौती मिल रही थी उसकी समस्या का समाधान किया। और जो पुर्तगाली शक्ति थे, तो पुर्तगाली शक्ति को इन्होंने चुनौती तो नहीं थी, लेकिन इनसे मेल मिलाप की नीति अपना के रखा, ताकि चूंकि पुर्तगाली यदि इनके अगेंस्ट होते और बहमनी के साथ मिल जाता तो फिर इनके लिए काफी समस्याएं हो जाती। तो एक महान कूटनीतिज्ञ के तौर पर इन्होंने पुर्तगालियों के साथ किया क्या कि वो बहमनी के साथ न संधि समझौता कर ले, तो इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों के साथ एक तरीके से मैत्री तरीके का व्यवहार किया, उनके साथ बहुत संघर्ष की स्थिति नहीं लाई। फिर कृष्णदेव राय जो है एक महान निर्माता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो महान निर्माता क्या है? कृष्णदेव राय के द्वारा दो नगरों की स्थापना की गई। इसमें एक है नागलापुर, इसकी स्थापना की, और दूसरा इन्होंने हासपेट सिटी को बसाया था, हासपेट शहर। तो दो नगरों की स्थापना की और इन्होंने हासपेट और नागलापुर को बसाया। महान निर्माता को एक दूसरे पॉइंट से भी रखेंगे कि इन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण कराया था। मंदिरों के निर्माता के रूप में भी ये सामने आते हैं। तो इनके द्वारा हजारा जो मंदिर है, हजारा स्वामी का मंदिर, वह भी बनाया गया। और दूसरा जो विठ्ठल स्वामी का मंदिर, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ स्रोत के रूप में, ये दोनों मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा ही बनाए गए। हालांकि हजारा स्वामी के मंदिर के बारे में कहीं कहीं देवराय द्वितीय भी, ये आप मान सकते हैं कि देवराय द्वितीय ने शुरुआत की और पूर्ण कराया होगा कृष्णदेव राय ने। तो हजारा स्वामी और विठ्ठल स्वामी के मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया था। एक महान और उत्साही निर्माता के रूप में भी आते हैं। नगरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण। और सांस्कृतिक गतिविधियों को जो प्रोत्साहन देते हैं कृष्णदेव राय, तो इनके समय में जो सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है, तो ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मेंस में आपके लिए ये एरिया आ सकता है, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन। तो सांस्कृतिक गतिविधियों में सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखेंगे कि कृष्णदेव राय जो थे महान विद्वान थे और लेखक थे। महान विद्वान और उच्च कोटि के लेखक थे। उच्च कोटि के ये लेखक थे, क्योंकि इनकी दो ग्रंथ के बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। इन्होंने दो ग्रंथ की रचना की। एक तेलुगु में इन्होंने लिखा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तेलुगु में इन्होंने लिखा अमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ की इन्होंने तेलुगु में रचना की। और अमुक्त माल्यदा ग्रंथ जो है, इसका विषय जो है वो राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित ग्रंथ है। राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित ग्रंथ है अमुक्त माल्यदा। और दूसरी जो इनकी रचना है वह संस्कृत में है। तो संस्कृत की जो रचना है जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम जो है वो संस्कृत की रचना है। और जाम्बवती कल्याणम जो है एक नाट्य ग्रंथ है, ये याद रखेंगे, नाट्य ग्रंथ है। तो इसके अर्थ है कि ये कई भाषाओं, एक महान विद्वान उच्च कोटि के लेखक और कई भाषाओं के जानकार थे, जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, संस्कृत के भी और फिर
तेलुगु के भी, ठीक है। फिर इनके समय में क्या होता है कि तेलुगु के अष्ट दिग्गज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तेलुगु के अष्ट दिग्गज, यानी कि ये जो अष्ट दिग्गज हैं, ये 8 विद्वान हैं जो तेलुगु के सर्वोच्च कोटि के विद्वान थे। इसलिए कृष्णदेव राय को शासन काल को तेलुगु साहित्य और भाषा के लिए स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इनके समय बहुत सारी तेलुगु साहित्य और ग्रंथ की रचना हुई, स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। फिर तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इनके समय में तमिल कवियों को भी संरक्षण मिला, तेलुगु कवि को भी संरक्षण मिला और कन्नड़ भाषा के कवि को भी संरक्षण मिला। कन्नड़ भाषा के कवि को भी संरक्षण मिला था। फिर इनके समय में कई विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की, जिसमें डोमिंगो पेज ने भारत की यात्रा की। डोमिंगो पेज ने भारत की यात्रा की। तो डोमिंगो पेज का इस समय भारत में आगमन हुआ था, ये याद रखेंगे। और फिर पांचवा पॉइंट याद रखेंगे कि जो कृष्णदेव राय का शासन काल है, इनके शासन काल में स्वतंत्र साहित्य की विद्या का विकास होता है। स्वतंत्र साहित्य की विधा का विकास होता है। स्वतंत्र साहित्य की विधा का विकास, तो ये इनके समय की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये तो मैंने एक शासक के तौर पर बता दिया है। फिर आगे चलकर जब हम विजयनगर के कला और स्थापत्य के बारे में आपको बताएंगे तो कई सारे ग्रंथ की जिक्र होगी और उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो विजयनगर के शासन काल में इसलिए कृष्णदेव राय का जो शासन काल है वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण शासन काल माना जाता है। कृष्णदेव राय के शासन काल के बाद जो विजयनगर के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण शासक आता है इसी वंश का, जिसको हम लोग कहते हैं सदाशिव राय। तो सदाशिव राय का शासन काल आता है और सदाशिव राय का जो शासन काल है ये 1543 से लेके जो 1567 ईस्वी है उस समय तक का शासन काल है। तो सदाशिव राय जो शासक बनता है, इसके शासन काल में जो शासन की वास्तविक डोर होती है, जो वास्तविक सत्ता होती है, वो एक व्यक्ति के हाथों में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं राम राजा। राम राजा के हाथों में इसके शासन काल में शासन की वास्तविक सत्ता होती है। और राम राजा ने जो एक नीति अपनाई थी वह यह थी कि इसने मुसलमान शासकों को आपस में लड़ाने की नीति शुरू की। मुसलमान शासकों को, यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन सबको, मुसलमान शासकों को आपस में लड़ाने की नीति शुरू की। तो इसका क्या परिणाम होगा ये आप जान सकते हैं। नीति शुरू की। दूसरा, इसका मूल उद्देश्य यह था कि यह और क्या करता है कि पुर्तगालियों के साथ एक व्यापारिक संधि करता है। ये दूसरा देखिए कि ये क्या करता है, पुर्तगालियों, और मैंने कृष्णदेव राय के बारे में भी बताया था, पुर्तगालियों के साथ एक व्यापारिक संधि करता है, व्यापारिक ट्रीटी करता है। और पुर्तगालियों के साथ जो व्यापारिक संधि करता है, इस संधि में यह तय होता है कि बीजापुर शासक को घोड़े की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। बीजापुर बीजापुर शासक को घोड़े की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि मध्यकालीन भारत के युद्ध प्रणाली में तीव्र घुड़सवारों का महत्व अधिक था और विजयनगर के शासकों को भी आपने देखा है कि अपने यहाँ तीव्र घुड़सवार की नीति का जो है सो प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद इसने क्या किया कि बीजापुर का प्रतिद्वंदी था, तो तीसरा काम क्या करता है कि इसके बाद कई बार राम राजा के द्वारा बीजापुर के शासक को युद्ध में पराजित भी किया जाता है। बीजापुर के शासक को युद्ध में पराजित भी किया जाता है और गोलकुंडा और जो अहमदनगर थे उसको भी गहरी शिकस्त देती, यानी बीजापुर को जो गोलकुंडा का शासक था उसको, जो अहमदनगर के शासक थे उन सभी को इसके द्वारा पराजित किया जाता है।
तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा कि एक तो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की नीति अपनाई, पुर्तगालियों के साथ एक ऐसी संधि की जो बीजापुर के हितों के प्रतिकूल जा रहा था, और फिर कई बार युद्धों में बीजापुर को, गोलकुंडा को और अहमदनगर को पराजित करता है। इसका प्रतिक्रिया ये होता है कि इसी के समय में, सदाशिव राय के समय में 1565 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ताली कोंटा का युद्ध कहते हैं। इसे हम ताली कोंटा के युद्ध के साथ साथ क्या कहते हैं, राक्षस तांगरी युद्ध भी कहते हैं, राक्षस तांगरी का युद्ध भी कहते हैं, और इसको हम लोग बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। तीनों नामों से जाना जाता है, बन्नी हट्टी का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है कि एक तरफ विजयनगर, जाहिर सी बात है, एक तरफ विजयनगर और दूसरी तरफ ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि तीनों जो है सो पहले भी बहमनी से विघटन होकर बने हैं, और देख रहे हैं कि तीनों को एक एक करके ये पराजित करते हैं, तो तीनों एक तरफ हो जाते हैं। यानी कि बीजापुर का शासक, गोलकुंडा का शासक और फिर अहमदनगर का जो शासक है, ये सम्मिलित रूप से बहमनी के जो विघटन के बाद बने थे, सम्मिलित रूप से विजयनगर पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण के समय क्या होता है कि युद्ध के दौरान ही राम राजा को पकड़ लिया जाता है और राम राजा को मृत्यु दंड दे दिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है राम राजा को। और फिर विजयनगर को एक तरीके से इस युद्ध में तहस नहस कर दिया जाता है, इनके शहरों को लूट लिया जाता है, बड़े पैमाने पर जनसंहार और अन्य चीजों की हानि दी जाती है। इस युद्ध के सदमे के बाद विजयनगर का जो गौरवपूर्ण का इतिहास था वो लगभग समाप्त हो जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। हालांकि इस युद्ध के समाप्ति के बाद, तालीकुंटा के युद्ध के समाप्ति के कुछ समय के बाद, हमने आपको बताया था कि विजयनगर में एक चौथे राजवंश आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरवीडू वंश कहते हैं, जिसके संस्थापक तिरुमाला या तिरुमलतित इनके द्वारा चलाया जाता है। लेकिन आरवीडू वंश के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, और तालीकोंटा युद्ध के बाद विजयनगर की समृद्धि का वह इतिहास जो काफी लोकप्रिय था, धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। और आगे आप याद रखेंगे कि इसी विजयनगर का इतिहास यहीं नहीं एंड हो जाता है, बल्कि ये जो विजयनगर है आरबीटू वंश के बाद चलेंगे आगे, इसी क्षेत्र पर आगे चलकर मैसूर के राज्य की स्थापना होगी, ठीक है। और वो मैसूर राज्य कौन होगा, जिसके जनक हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व में वो आगे बढ़ता है। तो आगे की कड़ी के लिए आपको ये याद रखना है कि विजयनगर के साम्राज्य के खंडहर पर ही आगे चलकर कुछ ऐसी प्रक्रिया बनेगी जिससे आगे चलकर मैसूर के राज्य का उत्थान होगा। तो यहाँ से मैंने आपको कनेक्ट कर दिया है, उत्तर जो स्थिति बनती है, यानी कि जो उत्तरवर्ती मुगलों के समय जो हमें क्षेत्रीय राज्य सब दिखाई देता है, वहां तक आप पहुंच चुके हैं। तो आपको जब हम मैसूर का राज्य, मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी शुरू करेंगे, मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे, तो उस समय आपकी कनेक्टिविटी वेल बनी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो विजयनगर के बारे में मैंने बताया है, वो विजयनगर के इतिहास, कई सारे पीटी के फैक्ट इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और साथ ही आप जो है सो साथ ही आप जो है सो इसको पढ़ने के बाद अच्छे से अपना नोट्स डेवलप कर लेंगे, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे अपना आप नोट्स डेवलप कर लेंगे। तो कृष्णदेव राय के ऊपर यदि आपको मेंस में 150-200 शब्द यूपीएससी में या किसी स्टेट पीसीएस में लिखना हो, तो उसके लिए पर्याप्त मटेरियल मैंने बताया है, आप लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स में भी यदि किसी शासक के बारे में पूछेगा तो आप आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपके लिए जो है ना सो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में लेकर आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप या आपके दोस्तों में से कोई यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें, तो आपको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 1 साल या 2 सालों का जीएस के प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल के 2 साल का ऑप्शनल पेपर का भी ले सकते हैं। और फिर मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर
इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है देखने के लिए। याद रखेंगे अगले वीडियो में विजयनगर के संबंध में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हम आपके पास लेकर आएंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ जो कुछ पुर्तगालियों का इसमें टॉपिक में ज़िक्र है, उसके बारे में भी हम लोग आपके पास लेके आएंगे। तब तक इसे देखें। थैंक यू है, धन्यवाद है।